गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कंप्लीट वीडियो देखिए। कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पर बायोमॉलिक्यूल चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नया चैप्टर सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर हम वेटेज की बात करें तो लगभग लगभग 3 to 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जैसा कि एनसीईआरटी में जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो कुछ लाइनें इंट्रोडक्शन में लिखी होती हैं, तो इसमें भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या दिया है। कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इन सब के जीवन की शुरुआत, लाइफ स्टार्ट, सब लोगों के जीवन की शुरुआत किससे होती है? तो आंसर देंगे सिंगल सेल से। और उस सिंगल सेल का नाम क्या है? तो आंसर देंगे जाइगोट है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया है। दूसरा सवाल है कैसे, हाउ, एक सेल से इतने सारे सेल वाला इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है? कोई ना कोई तो बात होती होगी। तो ये बताया गया है कि जो पर्टिकुलर सेल होती है, इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। एक तो सेल ग्रोथ करती है और दूसरा सेल डिवाइड करती है। डिवाइड करके क्या होता है? डाटर सेल बनती हैं। डाटर सेल फिर से ग्रोथ करती हैं, वो फिर से क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं। तो किसी पर्टिकुलर एक सेल की अगर हम बात करें, जाइगोट की ही बात करें, तो फिर पहले ग्रो करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर ग्रो करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो किसी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो इतनी सारी सेल हैं, वो कहाँ से आई हैं? तो कहेंगे सेल डिवीजन से आई हैं। तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, सेल की ग्रोथ और सेल का डिवीजन ही वो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जिससे सिंगल सेल से मेनी सेल कंटेनिंग लार्ज ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो इस बात को जरा हम लोग एनसीईआरटी में से देख लेते हैं। तो देखो एनसीईआरटी में लिखा क्या है कि सभी ऑर्गेनिज्म चाहे बड़े से बड़ा हो, सभी ऑर्गेनिज्म चाहे बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, अपने लाइफ स्टार्ट करता है किससे? तो आंसर देंगे सिंगल सेल से। कह रहा कैसे सिंगल सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है? तो दो इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं, एक का नाम है ग्रोथ, दूसरे का नाम है रिप्रोडक्शन, या कह सकते हो डिवीजन। ये करेक्टरिस्टिक है किसकी? सेल की, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। सभी सेल क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं, किसमें? दो में। और पेरेंटल सेल गिव राइज टू क्या? दो डाटर सेल। हमेशा ये जो न्यू डाटर सेल है वो फिर से ग्रो करेंगी, फिर से डिवाइड करेंगी, और ऐसे ही न्यू सेल पॉपुलेशन बनती चली जाएगी। तो अंततः क्या होगा? कह सकते हैं कि साइकिल ऑफ ग्रोथ और साइकिल ऑफ डिवीजन अलाउ ए सिंगल सेल टू फॉर्म क्या? ए स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ
सेल। तो जनरल बात यह है कि किसी पर्टिकुलर सेल के पास ग्रोथ और रिप्रोड्यूस या डिवीजन करने की प्रॉपर्टी होती है, और इसी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी के नाते ही सिंगल सेल से मिलियन सेल कंटेनिंग लार्ज ऑर्गेनिज्म बन पाता है। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे कौन सी, सेल साइकिल। तो अब इंपॉर्टेंट हेडिंग है सेल साइकिल, और एग्जाम में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो पहले हम लोग सेल साइकिल डिस्कस कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से अंडरलाइन करेंगे। देखते हैं, पहला सवाल है कि सेल साइकिल क्या है। तो किसी पर्टिकुलर सेल में देखें प्रॉपर्टी क्या होती है। कोई पर्टिकुलर जो सेल होती है उसमें सबसे पहले होती है सेल की ग्रोथ, और सेल की ग्रोथ होने के बाद तुरंत डिवीजन नहीं होता है, डिवीजन से पहले एक काम और हो जाता है, और उसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और उसके बाद होती है क्या, सेल डिवीजन। तो देखिए घटनाएं तीन हो गई, पहले हो गई सेल की ग्रोथ, ये फर्स्ट, पहले हो गई सेल की ग्रोथ, उसके बाद हो गया डीएनए का रेप्लिकेशन, और फिर हो गया क्या, सेल का डिवीजन। और डिवीजन के बाद फिर से क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, फिर डीएनए रेप्लिकेशन, फिर डिवीजन हो जाएगा। अच्छा, ये जो साइक्लिक इवेंट चल रहा है किसका, ग्रोथ का, डीएनए का और डिवीजन का, इसी को हम कहते क्या हैं, सेल साइकिल कहते हैं। तो सेल साइकिल क्या है, तो कहोगे इवेंट्स हैं, कौन से, तीन इवेंट, एक है सेल ग्रोथ, एक है डीएनए रेप्लिकेशन और एक है डिवीजन। ग्रोथ, रेप्लिकेशन और डिवीजन के जो साइक्लिक इवेंट हैं उसी को सेल साइकिल कहते हैं, एक खास बात। और सेल साइकिल के सारे इवेंट कोऑर्डिनेटेड होते हैं। और क्यों कोऑर्डिनेटेड होते हैं, अगर इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाए, जैसे ग्रोथ के बाद डिवीजन हो जाए फिर डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेटेड इस नाते होते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है या जो जीनोम है वो डॉटर सेल में क्या रहे, इंटैक्ट रहे। तो कोऑर्डिनेटेड होता है क्यों, टू इंश्योर इंटैक्ट जीनोम इन डॉटर सेल, डॉटर सेल में जीनोम इंटैक्ट रहे, इस नाते इसको कोऑर्डिनेटेड किया जाता है, एक क्वेश्चन। दूसरा, ये होता है अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ठीक है, सेल ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो सेल ग्रोथ की स्थिति ये होती है कि अगर हम साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ की बात करें तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये कंटिन्यूअस कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, अगर हम डीएनए के रिप्लिकेशन की बात करें तो ये भी नॉट कंटिन्यूअस होता है। और अगर हम डिवीजन की बात करें तो ये भी कंटिन्यूअस नहीं होता है। सेल का डिवीजन एक पर्टिकुलर फेज में होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन भी एक पर्टिकुलर फेज में होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म की जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, एक और बात समझ लीजिए, करते क्या है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं, जब डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं तो होता क्या है समझो। तो डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल्ड हो जाता है, और फिर डबल होने के बाद
ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है किसमें, डाटर सेल। इधर देख लीजिए, ये कोई पर्टिकुलर सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, उसमें जेनेटिक मटेरियल के नाम पर डीएनए है। पहले इसको डबल कर लेंगे, ये देखिए डबल कर लिया डीएनए कंटेंट। उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों क्या, डाटर सेल में। ठीक है, तो सेल डिवीजन भी कोऑर्डिनेटेड होता है इस प्रकार से कि दोनों में प्रॉपर जितना पेरेंट सेल में है उतना ही जेनेटिक मटेरियल दोनों में मिल जाए। तो अब इसको हम लोग जनरल इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं। इसके बाद हेडिंग जो इसमें इंपॉर्टेंट आती है वो है फेज ऑफ सेल साइकिल। फेज ऑफ सेल साइकिल, देखो क्या है फेज ऑफ सेल साइकिल में। इसमें बताया गया है कि सेल साइकिल की अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो टिपिकल सेल कौन सी होती है, तो आंसर देंगे ह्यूमन सेल की स्टडी करते हैं। और ह्यूमन सेल डिवाइड करती है कितनी देर में, 24 आवर में। लेकिन ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल अलग अलग सेल का वेरिएबल होता है। सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो वेरिएबल होता है। जैसे ईस्ट की जो सेल साइकिल है वो 90 मिनट में क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक, आगे देखते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल में बेसिकली 2 फेज होते हैं। एक का नाम होता है इंटरफेज, या इसी का दूसरा नाम होता है रेस्टिंग फेज, और दूसरी जो फेज होती है उसे कहते हैं एम फेज या माइटोटिक फेज। एक तो ये बात हो गई। अगर हम टोटल टाइम की बात करें ह्यूमन की तो लगभग एम फेज 1 आवर में कंप्लीट होती है। इसका मतलब इंटरफेज कितनी देर के लिए रहती है, 23 आवर के लिए रहती है। इसका मतलब ये है कि लेस देन 5% टाइम, 5% से भी कम का समय किसको मिलता है, एम फेज का। इसका मतलब मोर देन 95% टाइम के लिए क्या होती है, इंटरफेज होती है। जिसमें जो एम फेज होती है यही वास्तव में एक्चुअल सेल डिवीजन की फेज होती है, जबकि जो इंटरफेज होती है वो प्रिपरेशन करते हैं ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की तैयारी इंटरफेज में होती है और एक्चुअल सेल डिवीजन कितने में होता है, एम फेज में होता है। अब तैयारी में कौन सी तैयारी करते हैं, तो इसी में 2 काम करते हैं। एक तो सेल की ग्रोथ इसी में करते हैं और दूसरा डीएनए का रेप्लिकेशन। सेल की ग्रोथ और डीएनए का रेप्लिकेशन ये 2 काम किसमें होते हैं, इंटरफेज में होते हैं। जबकि एक्चुअल सेल डिवीजन तो घटनाएं तो 3 होनी है, एक डिवीजन होना है, ग्रोथ होना है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन किसमें होता है, इंटरफेज में, जबकि एक्चुअल सेल डिवीजन किसमें होता है, एम फेज में। एक्चुअल सेल डिवीजन के 2 पार्ट होते हैं, एक का नाम होता है कैरियोकाइनेसिस और एक है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, जबकि साइटोकाइनेसिस को कहते हैं साइटोकाइनेसिस।
प्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट होगा और साइटोकाइनेसिस से इंड होगा। अगर हम किसी एक्चुअल सेल डिवीजन या एम फेज की बात करें तो एम फेज स्टार्ट विद द कैरियोकाइनेसिस और एंड विद द साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और अगर हम ऐसे देखें तो देखिए हो क्या रहा है, ये मान लेते हैं इंटरफेज, फिर क्या है एम फेज, फिर क्या है इंटरफेज, फिर क्या है एम फेज। तो इंटरफेज है कहाँ, देखो इंटरफेज कहाँ है, तो कहोगे टू सक्सेसिव एम फेज, दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में क्या है इंटरफेज। तो ये कहाँ पाई जाती है, बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। ठीक है, ये जो इंटरफेज है, इस इंटरफेज की खास बात यह है कि इसको तीन फेज में बांट दिया गया है। एक कौन सी है, G1 फेज, एक कौन सी है एस फेज, और एक कौन सी है G2 फेज। ठीक है, तो इंटरफेज तीन भाग बटी है, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। तो ओवरऑल ये बन गया, जरा देखिए क्या कि पहले होती है इंटरफेज और उसके बाद होती है एम फेज, और इंटरफेज में होती है पहले G1 फेज, फिर एस फेज, फिर G2 फेज और फिर एम फेज। तो G1S G2M, G1S G2M ही करेक्ट सीक्वेंस है सेल साइकिल के इवेंट का। अब हमको एक एक चीज पढ़ना है, हमको G1 के बारे में पढ़ना है, हमको S भी पढ़ना है, हमको G2 पढ़ना है और हमको M भी पढ़ना है। देख लेते हैं, तो मान लेते हैं मान लेते हैं कि ये सेल साइकिल के इवेंट हैं। और देखें, मान लेते हैं कि ये एम फेज है, तो ये हो जाएगी G1 फेज, ये हो जाएगी एस फेज और ये हो जाएगी G2 फेज। G1 फेज, फिर एस फेज और फिर G2 फेज और फिर क्या आ जाएगा एम फेज। तो G1S G2M ऐसे होता है, हमको एक एक फेज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम लोग G1 फेज के बारे में पढ़ लेते हैं। G1 फेज को कहते हैं ग्रोथ फेज 1, या इसी को गैप 1 भी कहते हैं। अब ये गैप देखो क्या है, तो गैप दिख रहा होगा, डीएनए के रेप्लिकेशन और माइटोसिस के पहले है। और ये देखिए अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और इसमें माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस के बाद और डीएनए रेप्लिकेशन के पहले कौन सा फेज होता है, तो आंसर देंगे जी फेज। तो गैप है, ये माइटोसिस के बाद है, इसी नाते इसको कहते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज। ठीक है, या पोस्ट माइटोटिक गैप भी कह सकते हैं, पोस्ट माइटोटिक गैप। ठीक है, कहाँ है जरा देखो, तो पहला सवाल ये है कि ये इंटरवल है किसके बीच, तो कहोगे कहोगे एक्चुअल सेल डिवीजन, और यहाँ एस फेज में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए के रेप्लिकेशन और एम फेज के बीच में है। तो बिटवीन एक्चुअल सेल डिवीजन एंड डीएनए
रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन के बीच का जो इंटरवल है उसको जीवन फेज कहते हैं, एक बात। दूसरी इसमें क्या होती है तो कहोगे सेल की ग्रोथ होती है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, ये बात याद रखेंगे, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है, सेल की ग्रोथ होती है, हाँ, मेटाबॉलिकली ये सेल क्या होती है, एक्टिव होती है। तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है। ग्रोथ फेज क्या है तो कहोगे ये फर्स्ट ग्रोथ फेज है, सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में है। ठीक है, इसमें सेल की ग्रोथ होगी, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, हाँ, बस इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी। अब आगे देखते हैं। मान लेते हैं कि ये सेल साइकिल है, ये है G1, ये है S, ये है G2 और ये है M। तो अब हम लोग S फेज की बात करेंगे। अगर हम S फेज की बात करें तो इसका दूसरा नाम सिंथेसिस फेज है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब सिंथेसिस फेज में क्या होता है तो कहोगे इसमें डीएनए की सिंथेसिस या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए की सिंथेसिस कहो या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एक क्वेश्चन। दूसरा, जब डीएनए की सिंथेसिस या डीएनए का रेप्लिकेशन करोगे तो अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल क्या हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा। अब देखो कैसे डबल होगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी हेप्लॉइड सेल में जो डीएनए होता है उसको सी कहते हैं, और किसी डिप्लॉयड सेल में जो डीएनए होता है उसको टी सी कहते हैं। तो देखो मान लेते हैं कि G1 फेज में डीएनए का कंटेंट 2C था, तो जब ये S फेज में जाएंगे तो डीएनए का कंटेंट 2C से बढ़ करके क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। बस एक बात आप दिमाग में रखिएगा, डीएनए का कंटेंट डबल हुआ है, क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हुआ है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाएगा। अगर 2C डीएनए कंटेंट था तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 4C, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉट चेंज। मतलब अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहेगा। ठीक है, एक काम और होता है, अगर ये एनिमल सेल है तो सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन, अगर ये एनिमल सेल है तो सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन भी किसमें होता है तो आंसर देंगे एस फेज में होता है। और ये घटना कहाँ होती है तो कहेंगे साइटोप्लाज्म में। जबकि डीएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है तो कहेंगे न्यूक्लियस में। ठीक है, तो मोटा मोटा जो दिमाग में है, सिंथेसिस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एक बात। इससे अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाता है। अगर 2C है तो बढ़ के क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको और जरा ऐसे देख लो बेटा। मान लेते हैं कि ये G1 है, उसके बाद ये S है, उसके बाद ये G2 है, उसके बाद ये M है, और फिर से क्या होगा, G1। मान लेते हैं कि डीएनए का कंटेंट G1 में 2C था,
एस में जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4C, G2 में भी कितना रहेगा 4C, एम फेज के दौरान ये कितना रहेगा 4C, लेकिन एम फेज जैसे कंप्लीट होगी वैसे जीवन में जाएंगे और फिर से क्या हो जाएगा 2C। ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर देखें, मान लेते जीवन में 2n नंबर था, तो एस में भी क्या रहेगा ये 2n रहेगा, G2 में भी क्या रहेगा 2n रहेगा, एम में भी क्या रहेगा 2n रहेगा, और एम के बाद जीवन आएगा उसमें भी ये 2n रहेगा। मान लेते 2n नंबर आप क्रोमोसोम 16 है, तो ये अभी भी 16 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन डीएनए का कंटेंट देखो, 2C से क्या हो जाएगा बेटा, 2C से ये हो जाएगा 4C, और फिर सब में क्या रहेगा 4C, और फिर जब डिवीजन हो जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में रख लेना है। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि ये सेल साइकिल है और ये है G1, ये है S, ये है G2 और ये है M। तो हम लोग G2 फेज की बात करेंगे। G2 फेज का दूसरा नाम है ग्रोथ फेज 2, या इसी का दूसरा नाम है गैप 2। और ये देखिए M फेज के पहले है, इसी नाते इसको प्री माइटोटिक गैप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री माइटोटिक गैप। एक क्वेश्चन। दूसरा, ग्रोथ फेज में होता क्या क्या है, तो नाम ही से पता चल रहा है कि सेल की तो होगी ग्रोथ, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी चीज है प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो सेल की ग्रोथ होगी और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। सेल मेटाबॉलिकली क्या होगी, एक्टिव होगी। ये बात दिमाग में रखिएगा, सेल हमेशा मेटाबॉलिक वाइज क्या रहती है, एक्टिव ही रहती है। अब ये एम फेज है, एम फेज में कुछ है ही नहीं। अगर हम एम फेज की बात करें तो पहले से ही पता है कि ये एक्चुअल डिवीजन है, और एक्चुअल डिवीजन में होता क्या है, एक तो इसमें होती है कैरियो काइनेसिस और एक होती है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होती कैसे, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये मान लेते हैं कि सेल साइकिल है, और सेल साइकिल में ये मान लेते हैं कि एम फेज है। ठीक है, तो ये है G1, ये है S और ये है G2। अब जरा इमेजिन करिएगा, एक क्वेश्चन है यहाँ। अच्छा, होता ये है कि मान लेते हैं कि कोई सेल अभी G1 फेज में है और उसने तय किया कि हमको डिवाइड करना है। तो अगर सेल ने ये तय कर लिया है कि हमको डिवाइड करना है, तो वो G1 से किस में जाएगी, S फेज में जाएगी। एस फेज में जाएगी, डीएनए को रेप्लिकेट करेगी, और रेप्लिकेट करके फिर किस में जाएगी, G2 फेज में जाएगी, और G2 फेज में जा करके ग्रोथ करके फिर M फेज में जाएगी, और अंततः सेल डिवाइड करके फिर से किस में आ जाएगी, G1 फेज में। ऐसे ही चल रहा है। तब तक किसी सेल ने तय किया कि हमको डिवीजन नहीं करना है। ऐसी कोई भी सेल जो नॉन डिवाइडिंग हो या कभी कभार डिवाइड करती हो, ओकेजनली डिवाइडिंग हो, वो क्या करती है, जरा देखिए। वो सेल इस जीवन से एग्जिट कर जाएगी। एग्जिट फ्रॉम जीवन, और किसमें इंटर कर जाएगी, इंटर इन इनएक्टिव फेज, और उसी इनएक्टिव फेज को कहते हैं जी नॉट फेज या क्विसेंट फेज।
या क्विसेंट फेज। तो पहला सवाल तो ये है कि जी नॉट फेज या क्विसेंट फेज क्या है। तो कहोगे जब कभी कोई सेल डिवाइड नहीं करती है जैसे हार्ट सेल, या ओकेजनली डिवाइड करती है जैसे एपिथेलियल की सेल, वो सेल एग्जिट कर जाती हैं जीवन से और इंटर कर जाती हैं इनएक्टिव फेज में, और उसी को कहते हैं जी नॉट या क्विसेंट फेज। इसमें कौन सी सेल होती हैं। तो कहोगे नॉन डिवाइडिंग सेल, जैसे कि हार्ट सेल या डिफरेंशिएटेड सेल। किसी पर्टिकुलर प्लांट में जो डिफरेंशिएटेड सेल होती है वो भी नॉन डिवाइडिंग होती है, या कह सकते हो ओकेजनली ओकेजनली डिवाइडिंग सेल। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है कि जो सेल जी नॉट फेज में रहती है वो क्या करती है। तो याद रखिएगा ये सेल भी मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, बस नॉट ग्रोथ, ये ग्रोथ नहीं करती है और नॉट डिवाइड, ना तो ग्रोथ करेगी ना तो डिवाइड करेगी। हाँ, अगर ये हो रहा है कि इसको फिर डिवाइड करना है तो ये एग्जिट करके किस में जाएगी, जी नॉट में जाएगी, और फिर ये जी नॉट से वापस किस में आ सकती है, जीवन में आ जा सकती है। अगर मान लेते हैं तय किया कि हमको अब डिवाइड करना है तो ये फिर से रिटर्न होकर के किस में आ जाएगी, तो आंसर हम लोग क्या देंगे, जीवन में आ जाएगी, और फिर से जीवन से एस में जाकर के अपनी साइकिल पूरी कर लेगी। तो मैं रिटर्न इन सेल साइकिल इन या एट G1 फेज। ठीक है, तो ऐसी सेल जो कभी डिवाइड नहीं करेगी वो, या ऐसी सेल जो कभी कभार डिवाइड करेगी वो जीवन से एग्जिट कर जाएगी और एग्जिट करके इंटर कर जाएगी इनएक्टिव फेज में, उसी को हम जी नॉट फेज कहते हैं। ये नॉन डिवाइडिंग सेल के लिए होता है, ये सेल ग्रोथ नहीं करती हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। ठीक है, चलिए 2-3 क्वेश्चन और हैं। माइटोसिस या माइटोटिक किसमें होता है। तो अगर हम एनिमल की बात करें तो ये डिप्लॉयड में होता है, लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो ये डिप्लॉयड और हेप्लॉयड दोनों में होता है। क्वेश्चन पूछा गया किसमें हेप्लॉयड में होता है, तो लोअर प्लांट में हमको देखने को मिलता है। ठीक, एक क्वेश्चन। यहां एक एक्सेप्शन है, हनी बी। हनी बी का जो मेल होता है उसमें हेप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन जरा बेटा बैक देख लो। जो सेल जी नॉट में होती है ये नॉट एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, ये सेल साइकिल से बाहर नहीं जाती है, ये वास्तव में क्या करती है, तो ये सस्पेंड कर लेती है। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये अपनी सेल साइकिल को सस्पेंड करती है, ना कि सेल साइकिल से एग्जिट कर जाती है। अब इस बात को हम लोग एनसीईआरटी से देख लेते हैं। तो इसको हम लोग अब एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। चलिए, देखिए लिखा है सेल डिवीजन एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ड्यूरिंग ए डिवीजन ऑफ सेल डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल की ग्रोथ भी होती है। इसका मतलब 3 प्रोसेस हो गई, सेल की डिवीजन हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया और सेल की ग्रोथ हो गई।
टेक्स प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड वे, क्यों? क्योंकि सुनिश्चित करना है करेक्ट डिवीजन, और फॉर्मेशन ऑफ प्रोजनी सेल ऐसी बने जिसमें क्या हो, उसका जीनोम इंटैक्ट हो। एक क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल अपना डुप्लीकेट करे जीनोम, सिंथेसिस करे अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल, और फिर डिवाइड कर जाए दो डाटर सेल में, तो उन्हीं सीक्वेंस को कहते क्या है, सेल साइकिल कहते हैं। सेल की ग्रोथ की अगर हम बात करें, स्पेशली साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, तो ये कैसी होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। डीएनए की लेकिन सिंथेसिस केवल एक स्पेसिफिक फेज में होती है, और जो रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, जिसको डीएनए या कह सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसमें, डाटर न्यूक्लियाई में, बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और सारे के सारे इवेंट किसके कंट्रोल में हैं, तो आंसर देंगे जेनेटिक कंट्रोल। फेज ऑफ सेल साइकिल, अगर हम फेज की बात करें तो किसी टिपिकल यूकैरियोटिक सेल अगर हम उसकी स्टडी करना चाहते हैं तो हम ह्यूमन सेल की स्टडी करेंगे। और ह्यूमन सेल डिवाइड करती हैं कितनी देर में, लगभग 24 आवर में, लेकिन जो ड्यूरेशन है वो वेरी करता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी और सेल टू सेल भी। जैसे ईस्ट का डिवीजन कितनी देर में होता है, 90 मिनट में। सेल साइकिल में दो मेन फेज हैं, इंटरफेज और एम फेज या माइटोसिस फेज। इसमें से जो एम फेज है वही एक्चुअल सेल डिवीजन है या माइटोसिस है, जबकि जो इंटरफेज है वो रिप्रेजेंट करेगी फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट, क्या, जो 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन है किसी सेल साइकिल का, उस वो केवल सेल डिवीजन लास्ट ओनली फॉर एन आवर, केवल 1 घंटे का है। इसका मतलब इंटरफेज कितनी देर के लिए रहती है, तो कहोगे मोर देन 95% टाइम के लिए। एम फेज स्टार्ट होता है न्यूक्लियस के डिवीजन से, जिसमें सेपरेशन ऑफ डाटर क्रोमोसोम होगा, उसको हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। और एम फेज खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, और इस दौरान सेल प्रिपेयर करती है किसके लिए, डिवीजन के लिए, क्योंकि इसी दौरान दो काम करेंगे, सेल की ग्रोथ करेंगे और डीएनए का रेप्लिकेशन करेंगे। इंटरफेज में 3 फेज है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है बच्चों। अब एक एक बातें यहां लिखी हैं, देखें। लिखा है G1 फेज, इसको गैप 1 फेज भी कहते हैं। ये क्या है, तो कहोगे इंटरवल है किसके बीच, एक्चुअल डिवीजन या माइटोसिस और किसके बीच, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का जो इंटरवल है उसी को हम कहते हैं G1 फेज। ड्यूरिंग G1 फेज सेल क्या रहती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, सेल कंटिन्यूअसली ग्रो करती है, लेकिन नहीं रेप्लिकेट करती है क्या, डीएनए। बस G1 फेज में एक क्वेश्चन अलग से याद रखिएगा, ऑर्गेनेल डिप्लीकेशन, ऑर्गेनेल का जो डुप्लीकेशन है वो किसमें होता है, G1 फेज में होता है। एस फेज का दूसरा नाम क्या है, सिंथेसिस फेज है। ये पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए की क्या होगी, सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होगा। इस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल क्या हो जाएगा, डबल्स हो जाएगा। अगर इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, 2C है, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 4C। लेकिन नो इंक्रीज इन किसमें, क्रोमोसोम नंबर। अगर सेल 2N में है तो G1 के बाद, S के बाद, G1 में अगर 2N है तो S के बाद भी क्या रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2N। अगर ये एनिमल सेल है तो S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन तो होगा कहाँ, न्यूक्लियस में, लेकिन सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होगा कहाँ, साइटोप्लाज्म। G2 फेज की अगर हम बात करें तो एक तो प्रोटीन की सिंथेसिस हमको याद रखना है और दूसरा सेल की ग्रोथ याद रखना है। ठीक है बच्चों। देखो लिखा है, कुछ ऐसी सेल हैं एडल्ट एनिमल में जो डू नॉट अपीयर डिवीजन, जैसे कौन सी, हार्ट सेल, मतलब ये नॉन डिवाइडिंग सेल हो गई।
और ऐसी कोई भी सेल जो कभी कभार डिवाइड करती हो, क्यों डिवाइड करती है? सेल को रिप्लेस करने के लिए डिवीजन करना होता है या इंजर्ड सेल को रिप्लेस करना होता है। ऐसी सेल जो डिवाइड नहीं करती हैं वो एग्जिट कर जाती हैं कहाँ से? जीवन फेज, और इंटर कर जाती हैं किसमें? इनएक्टिव स्टेज, और उस इनएक्टिव स्टेज का नाम क्विसेंट स्टेज है या इसी को जी नॉट स्टेज कहते हैं। सेल इन दिस स्टेज रिमेन क्या? मेटाबॉलिकली एक्टिव। क्या रहती है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, लेकिन इसमें प्रोलिफरेशन नहीं होता है। कब तक? जब तक उनसे कहा न जाए, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मतलब सेल को रिप्लेस करना है तो हो सकता है वापस वो जीवन में आ जाएंगे और फिर डिवाइड कर जाएंगे। एनिमल सेल की बात करें तो माइटोटिक डिवीजन किसमें होता है? डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में। वो अलग बात है, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हेप्लॉयड सेल डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है? मेल हनी बी। लेकिन प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में माइटोटिक डिवीजन हेप्लॉयड में भी होता है, डिप्लॉयड में भी होता है। कह रहा बताओ किसमें होता है? कौन सी ऐसी सेल है जिसमें माइटोसिस हेप्लॉयड में होता है? तो हम कहेंगे लोअर प्लांट में माइटोसिस हेप्लॉयड में होती है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने सेल साइकिल कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर पर हम आपको एम फेज पढ़ाएंगे। तो एक लेक्चर में हम कंप्लीट आपको माइटोसिस पढ़ा देंगे और एक ही लेक्चर में मियोसिस। ठीक है बच्चों, बाय बाय।